हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस किया था, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं और उसमें जो मैग्नीफिकेशन का प्रोसेस है उसमें दो कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशन था जब आपका इमेज ऑब्जर्वर से डी डिस्टेंस पे बनता है और उस केस में मैग्नीफिकेशन आता है 1+v/f, और सेकेंड केस जिसपे इमेज आपका इंफिनिटी पे बनता है उस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन आता है b/f। तो दो कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। जो टॉपिक था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले जो डिफरेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जहाँ तक हम लोग जानते हैं एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम भी देख सकते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं हमारे पास। यहाँ पर एक लेंस रखा है और दूसरा लेंस यहाँ पे रखा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब दोनों लेंस का नेचर कैसा है, तो दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। आप फिगर देख के भी समझ सकते हैं। अब और कुछ बातें हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज क्यों करते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो इसका मैग्नीफिकेशन जो है वो बढ़ जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस से मैग्नीफिकेशन होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस की मदद से मैग्नीफिकेशन होता है। इस कारण से इसमें मैग्नीफिकेशन कहीं ज्यादा होता है, कई टाइम्स ज्यादा होता है सिंपल माइक्रोस्कोप से। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसलिए यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, तो जितने भी माइक्रोबायोलॉजी आप लोग पढ़ते हो, सेल, टिश्यू या बैक्टीरिया, इन सबको स्टडी करने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब छोटे छोटे चीजों को जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से वो दिख जाता है, क्योंकि इसमें मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। अब आइए इसका फंक्शन समझते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो हो सकता है आप लोगों ने अपने स्कूल के लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप जरूर देखा होगा और उसे यूज भी किया होगा। उसके थ्रू आपको सेल, टिश्यू वगैरह देखने का मौका मिला होगा। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा है आप लोग पिक्टोरियली अपने बायो लैब में देख चुके हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप फंक्शन करता है और उसके पार्ट्स के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो पार्ट्स लगे हैं उसका क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं हमारे पास। ये जो पहला लेंस है इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, और ये जो दूसरा लेंस है इसे हम आईपीस के नाम से जानते हैं। इसके पीछे भी छोटा सा रीजन है। ऑब्जेक्ट जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव के साइड रखा होता है, मतलब ये जो छोटा वाला लेंस है इसके साइड आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है। चूंकि इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है इसीलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है बच्चों, मतलब वो लेंस जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और जिस लेंस के साइड ऑब्जर्वर होता है, मतलब ऑब्जर्वर का आई होता है, उसे हम लोग आईपीस के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो चूंकि इस लेंस के साथ साइड ऑब्जर्वर होता है, मतलब ऑब्जर्वर का आई होता है, इस कारण से इसका नाम आईपीस है। और इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होता है इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो दो लेंस है, दोनों लेंस का अपना अपना नाम है। जिस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट है उसका नाम ऑब्जेक्टिव है, जिस लेंस के सामने ऑब्जर्वर का आई है उसे हम लोग आईपीस के नाम से जानते हैं। बच्चों यहाँ पे रे डायग्राम बनाने के क्रम में हम लोगों ने ऑब्जर्वर को इस लेंस से बहुत दूर दिखाया है, बट प्रैक्टिकली जब हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं तो हमारा जो आई है वो ऑब्जर्वर के
वो माइक्रोस्कोप के आईपीस से एकदम चिपका होता है, मतलब डिस्टेंस न के बराबर होता है। ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम लोगों ने दिखाया है, अदरवाइज अगर हम लोग इतना नहीं दिखाते तो ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता। तो ऑप्टिक्स में जब आपको रे डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा बहुत इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हमारा रे डायग्राम है वो साफ सुथरा बने। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना है कि ये ऑब्जर्वर आपका आईपीस के बहुत क्लोज है, एकदम क्लोज है, कोई खास डिस्टेंस नहीं है। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया, दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा आईपीस। अब आपको फिगर से भी क्लियर है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के। तो जो ऑब्जेक्टिव का साइज है वो छोटा है और जो आईपीस का साइज है वो थोड़ा बड़ा है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हैं, पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लिखते जाते हैं। टू कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या पहला क्या है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा क्या है आपका आईपीस। ठीक है बच्चों, दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक का नाम ऑब्जेक्टिव है और दूसरे का नाम आईपीस है। इधर क्या रखा होता है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट साइड हो गया और ये अपना ऑब्जर्वर साइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग साइज के बारे में लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा है और आईपीस का साइज थोड़ा बड़ा है। तो साइज ऑफ आईपीस is greater than objective। ठीक है बच्चों, तो आईपीस का साइज क्या है, बड़ा है ऑब्जेक्टिव से। नेक्स्ट बात ये ध्यान रखना है फोकल लेंथ। तो जो दोनों ही लेंस है ऑब्जेक्टिव या आईपीस, इन दोनों का फोकल लेंथ बहुत छोटा होना चाहिए। फोकल लेंथ बच्चों जितना छोटा होगा मैग्निफिकेशन उतना ही अपना ज्यादा होगा, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। अब चलो देखते हैं ये पूरा रे डायग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा है आपका ऑब्जेक्टिव के साइड, तो जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्टिव से बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज सबसे पहले इस लेंस से बन रहा है जिसका नाम ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा है AB, इसका हाइट है स्मॉल h। तो यहाँ से हमने दो रे ड्रॉ किया है। पहला रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है जो फोकस से पास कर रहा है और इधर ये चला गया। फिर दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया जो कि बिना डेविएट किए यहाँ से क्रॉस कर गया। और ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो ऑब्जेक्टिव के सेकेंडरी फोकस के बाहर हो, मतलब ये किधर हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो फोकस के बाहर है। ठीक है, तो ये जो इमेज बनाएगा वो इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल इमेज बनना चाहिए। आप देख सकते हो फिगर में। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव द टू रेज meets actually at this point, और एक्चुअल में ये दोनों रेज मीट कर रहे हैं, इस कारण से ये जो इमेज है उसे हम लोग रियल इमेज बोलेंगे। तो रियल इमेज कौन है हमारा, A डैश B डैश। चलिए इसका जो कुछ हाइट है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं H डैश। तो H डैश इस इमेज का हाइट हो गया। इमेज कौन है, A डैश B डैश। अब देखो यही रे जो है वो आगे जाकर के आपका आईपीस पे फॉल करता है। ठीक है, और आईपीस पे फॉल करके ये कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करता है, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट मुझे क्या डिस्कस करना है कि जो इमेज बना मेरा ऑब्जेक्टिव से, क्या बना, A डैश B डैश। तो ये जो इमेज है वो अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा आईपीस के। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहां से हम लोगों ने दो रे लिया है, ड्रॉ किया है, और ये दोनों रे इस आईपीस से रिफ्रैक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हो ये डाइवर्स कर रहा है। अब ये आपको सोचना है कि कॉन्वेक्स लेंस में
आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट डाइवर्स कब करता है? तो वो कंडीशन तब आता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर हो। ठीक है बच्चों, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकस के अंदर होना चाहिए बच्चों। तो आप देखो ये मेरा फोकल लेंथ है आईपीस का। ठीक है बच्चों, ये हमारा फोकल लेंथ है आईपीस का। देखो तो ये जो इमेज बना है ऑब्जेक्टिव से, ये इमेज आईपीस के फोकस के अंदर लाई करना चाहिए, तभी जाकर के ये आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम आईपीस डाइवर्ज करेगा। अब आप कहोगे कि सर डाइवर्स कराने का क्या जरूरत है, इसे भी हम लोग रियल इमेज बना सकते थे, कोई दिक्कत था क्या उसमें? यस, बिल्कुल दिक्कत है। अगर इस वाले केस में भी, आईपीस वाले केस में भी अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर होता तो इसका मतलब है कि इमेज आपका रियल बनता। ये प्रॉब्लम है, इमेज आपका कैसा बनता बच्चों? रियल बनता। मैग्निफिकेशन को इधर भी मिलता, अगर आप रियल इमेज बनाते तो भी मैग्निफिकेशन आपको मिलता, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? वो इमेज रियल बनेगा और रियल इमेज हमें नहीं चाहिए। अब आप सोच के बताओ कि फाइनल जो हम लोगों को देखना है वो रियल इमेज क्यों नहीं होना चाहिए? तो बच्चों इसके पीछे बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि रियल इमेज को हम लोग बिना स्क्रीन के नहीं देख सकते हैं। अगर आपको रियल इमेज देखना है, अगर कहीं पे बन रहा है और उस रियल इमेज को अगर आपको देखना है तो उस पोजीशन पे जहां पे इमेज बन रहा है वहां पे स्क्रीन का होना जरूरी है। अब स्क्रीन हम कहां एडजस्ट करते रहे, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। अगर आपको नेकेड आई से देखना है इमेज बिना किसी स्क्रीन के, तो फिर वर्चुअल इमेज चाहिए, जैसा हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं अपने हम लोग प्रतिबिंब को, अपने रिफ्लेक्शन को, अपने इमेज को जब हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमें कोई स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है और वो इमेज आपका वर्चुअल होता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आपको नेकेड आई से बिना किसी स्क्रीन के इमेज देखना है तो वो इमेज वर्चुअल होना चाहिए। वर्चुअल इमेज को ही हम लोग बिना स्क्रीन के देख पाते हैं। तो मेरा पर्पस समझ में आ गया कि चूंकि हमें वर्चुअल इमेज चाहिए था, इसलिए इस इमेज का पोजीशन आईपीस के फोकस के अंदर होना चाहिए बच्चों। तो अब देखो कहोगे कि सर क्या ये ऑटोमेटिकली ऐसा एडजस्ट हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं। मेरी बात आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट मैं फिर से प्रयास करता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्टिव से ये इमेज बना a डैश b डैश, तो क्या ये हमेशा आईपीस के फोकस के अंदर बनेगा ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए? तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये इमेज इसके फोकस के बाहर भी बने, हो सकता है इसके फोकस के अंदर भी बने, हो सकता है इसके फोकस के पास बन जाए। वो डिपेंड करता है इनके दोनों फोकल लेंथ के बीच की डिस्टेंस पे। ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये क्या है आपका फोकल लेंथ ऑफ, ये आपका फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये इमेज कहां, ये इमेज इस फोकस के अंदर लाई करेगा या बाहर लाई करेगा, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव के फोकस और आईपीस के फोकस के बीच के डिस्टेंस पे। हम लोग इस बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आईपीस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप ये डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फिर ये इमेज आपका फोकस के बाहर बन जाएगा। अगर आप इस डिस्टेंस को कम करोगे तो फिर ये इमेज आपका फोकस के अंदर बन जाएगा। तो ये हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हर एक माइक्रोस्कोप में एक नॉब होता है आपका
ऑब्जेक्टिव के पास, उस ऑब्जेक्टिव के पास जब आप उस नॉब को रोटेट करते हो तो ये डिस्टेंस आपका एडजस्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो जब कभी भी आप लोगों को मौका मिला होगा माइक्रोस्कोप यूज करने का, तो आप लोगों ने फील किया होगा कि ऑटोमेटिकली मतलब जाते के साथ अगर हम लोग कोई सैंपल रख देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो उसका इमेज हम लोगों को नहीं दिखता है। कारण यही है कि उस टाइम पे ये जो डिस्टेंस है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आईपीस के बीच का, वो डिस्टेंस सही से एडजस्ट किया हुआ नहीं होता है। तो जब तक हम इस डिस्टेंस को सही से एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें फाइनली इमेज साफ साफ नहीं दिखेगा। तो जब आप इसे फाइनली एडजस्ट कर लेते हो इस डिस्टेंस को, तो फिर आप एक बहुत बढ़िया फाइनल इमेज देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात तो क्लियर हो गया कि सर इन दोनों के फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद ही हम लोगों को फाइनल इमेज साफ साफ देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है कि ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बीच का, इस डिस्टेंस को हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देते हैं और वो नाम है ट्यूब लेंथ। ठीक है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का नाम है ट्यूब लेंथ और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है एल। एल क्या है हमारा? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जिसे हम लोग जानते हैं ट्यूब लेंथ के नाम से। तो बच्चों यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ट्यूब लेंथ है क्या। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ट्यूब लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ अलग तरीके से डिफाइन होता है और हम लोग इसके बाद टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं, तो टेलीस्कोप का भी ट्यूब लेंथ होता है और उसका डेफिनेशन इसके डेफिनेशन से थोड़ा डिफर करता है। तो ध्यान रखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ अलग होता है और टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ अलग होता है। फिलहाल हम लोग फोकस कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है ट्यूब लेंथ का? डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी फोकस ऑफ आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी फोकस of objective and secondary focus of eyepiece of compound microscope। ठीक है, ये ट्यूब लेंथ है आपका। बच्चों तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये रे डायग्राम किस तरीके से काम कर रहा है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, ये इमेज ए डैश बी डैश फोकल लेंथ मतलब फोकस ऑफ आईपीस के अंदर बना, जिस कारण से आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस आईपीस ये दोनों रे क्या कर रहा है? डाइवर्स कर रहा है। और आपको पता है जब रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज डाइवर्स करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंडेड रेज को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीछे की तरफ एक्सटेंड किया हम लोगों ने और देखो ये क्या है, यहां पर आकर के मिल जाता है, थोड़ा दूर मिलेगा। ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं कि इसे मीट कराने के चक्कर में कई बार ये जो इमेज है आपका फाइनली जो इमेज बना है ए डबल डैश और बी डबल डैश, इस इमेज को कहीं इन दोनों के बीच में बना देते हैं। तो बच्चों ऐसा बनाना टेक्निकली गलत है। हालांकि चलो ठीक है, आप बनाओगे तो हो सकता है कि कोई जो भी एग्जामिनर हो चेकर हो वो सही कर भी दे, बट वो बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ट्राई करना चाहिए हम लोगों को कि ये जो फाइनल इमेज बन रहा है ए डबल डैश और बी डबल डैश ये इस ऑब्जेक्टिव के बाहर बने। ठीक है, जितना आप दूर बनाओ उतना ज्यादा
परफेक्ट माना जाएगा, क्योंकि जितना दूर बनेगा मैग्निफिकेशन आपको उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। और हमारा पर्पस ही है क्या, मैग्निफिकेशन, ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए हम लोगों को। तो बच्चों क्या है प्रोसेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका साइज h है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव से, जो आपका a' b' है। अब यही a' b' ऑब्जेक्ट कहलाएगा आईपीस के लिए। तो यहाँ से जब इमेज बनेगा तो हम लोगों ने यहाँ से इसी दो रे को आगे कंटिन्यू कर दिया है। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग इसी दो रे को आगे कंटिन्यू करें, हम चाहते तो बस यहीं पे स्टॉप कर देते, फिर यहाँ से एक पैरेलल रे लेकर के जाते, दूसरा इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाते, तो उस कंडीशन में भी फाइनली इमेज तो आपको उसी जगह पे मिलेगा। आप सभी लोग जानते हो कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलते हैं। हमने सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हमारा फिगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखे, इस कारण से इसी दो रे को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है। अब ये यहाँ पे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ये ऑब्जर्वर है आपका, ऑब्जर्वर के आई पे जब ये रे फॉल करेगा तो फिर इसे ये फाइनल इमेज आपको दिखेगा। तो ये जो फाइनल इमेज क्या है, वो आपका वर्चुअल इमेज है। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। दो पॉइंट को लिखना है, क्या, इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव a' b' behaves like an object for eyepiece। ठीक है बच्चों, चलो इस पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। Image from objective behaves like an object for eyepiece। ठीक है, इमेज a' from objective behaves like an object for eyepiece। बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि फाइनल इमेज फ्रॉम आईपीस इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, फाइनल इमेज फ्रॉम आईपीस इज अ वर्चुअल इमेज। अच्छा, इससे पहले एक बार और लिख सकते हैं, द इमेज a' b' falls in between focal length of eyepiece and optical center of eyepiece। तो इस पॉइंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं, the image a' b' falls in between secondary focus and optical center of eyepiece। ठीक है बच्चों, the image a' b' falls in between secondary focus and optical center of eyepiece। और फिर फाइनली क्या लिखना है हम लोगों को, द फाइनल इमेज a' b' इज अ वर्चुअल इमेज। द फाइनल इमेज a' b' from eyepiece is a virtual image, The final image a' from eyepiece is a virtual image। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग सभी को पूरा फंक्शन जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो समझ गए। नेक्स्ट हम लोग अब इसके मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन सर कितना है। मेन पर्पस तो हमारा यही जानना है। खैर उससे पहले फंक्शन भी समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपको फंक्शन जब समझ में ही नहीं आएगा तो आप जो इसका डेरिवेशनल पार्ट है, मतलब जो हम लोग मैग्निफिकेशन अब कैलकुलेट करने वाले हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो सबसे जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना है। तो अगर आपको ये पूरा फंक्शन समझ में आ रहा है तो अब हम लोग इसके मैग्निफिकेशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मैग्निफिकेशन देखते हैं। तो इतना तो पता है सभी को कि मैग्निफिकेशन दो स्टेज में होना है, एक ऑब्जेक्टिव से और दूसरा आईपीस से। ठीक है बच्चों, चलो उसके लिए पहले थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा साफ सफाई करना होगा हम लोगों को। आई गेस ये जो भी पॉइंट्स हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो अब हम लोग इसे साफ करते हैं और उधर ही हम लोग मैग्निफिकेशन वाला काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव से हम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन है? मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, मतलब इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो h डैश हमारा इमेज है और h हमारा ऑब्जेक्ट हाइट है। तो ये मान के चलो हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल ना तो मुझे h डैश पता है ना तो मुझे h पता है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि सर मैग्निफिकेशन अभी लिटरली हम लोगों को पता नहीं, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सर। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। अब देखो ये s डैश बाई h हम लोगों को बेसिकली पता करना है कि वो है कितना। आप एक काम करो, आपको ट्रायंगल कंसीडर करना होगा कुछ। तो एक तो यहां पर ये ट्रायंगल ले लो f a डैश b डैश। ठीक है बच्चों, दूसरा एक ट्रायंगल लेना है आपको। उससे पहले यहां पे एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। कोई बताएगा ये हाइट कितना होगा? तो ये हाइट बच्चों इस h के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो हाइट है वो दोनों पैरेलल वे के बीच का हाइट है। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल वे, ये दोनों पैरेलल लाइन जो है, ये लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के बीच का यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस h है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस h ही होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये h डैश बाई h जो है ये हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से भी पता कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री के मदद से भी पता कर सकते हैं। तो हम लोग अगर सिमिलर ट्रायंगल से करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? एक काम करते हैं, हम कुछ नाम देते हैं। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग लेट्स से P। ठीक है, इस पॉइंट का। तो एक ट्रायंगल देखो आप POF ये। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखो F A डैश B डैश F
एफ ए डैश बी डैश। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एंगल को उन लोगों ने बीटा से रिप्रेजेंट किया है और इस एंगल को भी बीटा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया है, पहले निकाला है इन ट्राइंगल POFO, तो tan बीटा इक्वल्स टू उन लोगों ने लिखा tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? h। व्हाट इज बेस? तो ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जिसे हम लोग FO के नाम से जानते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है? FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये डिस्टेंस आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तो आप लिख सकते हो tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन FO। ठीक है, इसी तरीके से इन ट्राइंगल FO A डैश B डैश tan बीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बच्चों? h डैश, और बेस कितना है बच्चों? यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। तो ये हम लोग L के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता नहीं है, बहुत कम। ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है, ये मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो L कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर tan बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस क्या लिख सकते हैं हम लोग? h डैश अपॉन L। हो गया। अब यहाँ पर करेंगे ये लोग एप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये सारे रेज डायरेक्शन है, जैसा कि हमने पहले ही कह दिया था स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कि हम लोग ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में जितने भी रेज पढ़ रहे हैं वो सभी पैरेक्सियल रेज हैं, इस कारण से ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे। अब अगर ये एंगल्स बहुत छोटे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, और फिर हम लिख सकते हैं h बाई FO, और यहां भी कर सकते हैं वही काम, बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h डैश बाई L। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। तो यहां भी बीटा, यहां भी बीटा, तो आप लिख सकते हो h बाई FO इक्वल्स टू h डैश बाई L। हो गया, क्योंकि h बाई FO भी बीटा है और h डैश बाई L भी बीटा है, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। अब आप देखो मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन क्या है? तो मुझे क्या चाहिए? h डैश अपॉन h का रेशियो चाहिए। तो देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अगर रीअरेंज किया जाए तो आप लिख सकते हो L बाई FO इक्वल्स टू h डैश बाई h। वाह, बहुत बढ़िया, काम हमारा हो गया। तो h डैश बाई h हमें चाहिए, तो यहाँ पे आ गया h डैश बाई h। ये इक्वेशन ले लो 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 1, मतलब 4 को यूज कर लो 1 में, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन 1 क्या लिखोगे आप? मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू L अपॉन FO। ठीक है, ये हो गया। अब इसे कुछ हम लोग इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों ये क्या था? मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव से जो मैग्निफिकेशन वो कितना है? L अपॉन FO। FO क्या है बच्चों? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। L क्या है हमारा? ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो मेजरमेंट का हम लोगों के पास सिस्टम अवेलेबल होता है। तो किसी भी माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ट्यूब लेंथ हमें मालूम होगा, फोकल लेंथ हमें ऑब्जेक्टिव का मालूम होगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव से मैग्निफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव था, तो इसलिए हम इसे MO नाम देते हैं। ठीक है, ये हो गया MO, मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का काम बच्चों खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आईपीस से मैग्निफिकेशन के लिए। तो ये भी बहुत क्रिटिकल है, इसे भी समझते हैं। एक
लेंस का मैग्निफिकेशन का काम तो हो गया, आधा काम हम लोगों का हो रखा है। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान है। थोड़ा देर पेशेंस के साथ देखो, एक बार में समझ में आता है बहुत अच्छा, नहीं समझ में आता है थोड़ा सा रिपीट करके देख लो, थोड़ा सा बैक चले जाओ और फिर दोबारा से देखो इसे कैसे किया गया, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैग्निफिकेशन फ्रॉम आईपीस। तो यहां पे आओ, मैग्निफिकेशन फ्रॉम आईपीस, इसे हम लोग नाम देंगे एमपी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आईपीस से मैग्निफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा हम लोग दिमाग को शांत कर लें और फिर मेरी बात को आप लोग सुने। अब यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का। मतलब अगर आपको मेरी आगे की बातें समझनी है तो इसके लिए आपको सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कंडीशंस पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तभी आप मेरी आगे की बातों को समझ पाओगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, मैग्निफिकेशन का दो केस था, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या था कि हम लोग इमेज को ऑब्जर्वर से डी डिस्टेंस पे बनाते हैं। मतलब ये जो आपका ऑब्जर्वर है, थोड़ा सा इसे हम लोग नजदीक ले आते हैं, ये जो आपका ऑब्जर्वर है इससे इस इमेज का डिस्टेंस वो d होना चाहिए। d मतलब कितना बच्चों, 25 सेंटीमीटर। केस 1 क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप में कि लेंस से या ऑब्जर्वर से इमेज का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसे हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां भी वो कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, ये फोकस इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो इससे इमेज बनेगा आईपीस के थ्रू वो ऑब्जर्वर से 25 सेंटीमीटर पे जाकर के बने। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या था कि ये जो इमेज बना है A डबल डैश B डबल डैश वो ऑब्जर्वर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बने। तो दोनों ही तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो ये डिस्टेंस जो है इमेज का वो ऑब्जर्वर से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, हमारे आंखों पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं है, माइक्रोस्कोप कौन सा हमें दिन भर के लिए यूज करना है, तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं 25 सेंटीमीटर पे। तो केस 1 रहेगा इसमें क्या, इमेज A डबल डैश B डबल डैश forms at distance of 25 centimeter from the observer। तो बच्चों इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन कितना होता था, तो मैग्निफिकेशन होता था 1 प्लस D/F। याद है ये हम लोगों ने कहां डिस्कस किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो चलो पता चल गया आईपीस से मैग्निफिकेशन कितना होगा 1 प्लस D/F। तो मैग्निफिकेशन आईपीस का इससे नाम दे देते हैं ME। D तो चलो ऑटोमेटिकली पता है कितना है, वो 25 सेंटीमीटर, और F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है, तो इसे हम लोग FE नाम दे देंगे बच्चों। तो इस तरीके से केस 1 का मैग्निफिकेशन थ्रू आईपीस कितना होगा 1 प्लस D/FE। ये इक्वेशन नंबर 6।
ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव का भी मैग्निफिकेशन मालूम पड़ गया इंडिविजुअली, और फिर आईपीस का भी मैग्निफिकेशन मालूम पड़ गया। दोनों ही लेंस का अलग अलग हम लोगों ने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो बच्चों जब दो कंसेक्यूटिव लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता है तो मैग्निफिकेशन जो है, टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो मल्टीप्लाई होता है दोनों ही लेंस के थ्रू जो मैग्निफिकेशन आया होता है उनका। मतलब ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो मैग्निफिकेशन आया और आईपीस के थ्रू जो मैग्निफिकेशन आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट होगा। सिर्फ दो ही लेंस नहीं, अगर 3 लेंस भी होता, 4 लेंस भी होता, अगर आपके पास n नंबर ऑफ लेंसेज हैं और सभी के थ्रू कुछ ना कुछ इमेज बनते जा रहा है, तो अगर आपको टोटल मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो सभी लेंसेज का मैग्निफिकेशन आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करो और उन सभी को मल्टीप्लाई करो। तो टोटल मैग्निफिकेशन बच्चों क्या लिखेंगे इस कंडीशन में हम लोग? टोटल मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू लिखेंगे मैग्निफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन थ्रू आईपीस। तो ये कितना है बच्चों? ऑब्जेक्टिव से हमारा मैग्निफिकेशन है L/FO और आईपीस से मैग्निफिकेशन है हमारा 1+D/FE। तो ये हमारा हो गया टोटल मैग्निफिकेशन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन फर्स्ट कंडीशन, इन केस 1। इन केस 1 यहां ध्यान रखना, ये क्या है? केस 1 है हमारा, इसमें ध्यान देना है। केस 1 क्या था? इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो अगर हम लोगों ने केस 1 डिस्कस किया, इसका मतलब केस 2 भी डिस्कस करना होगा। केस 2 क्या है? केस 2 है कि इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। ये यहां पे नहीं बनेगा, इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे बनेगा आईपीस के थ्रू। तो चलो वो भी डिस्कस करते हैं। उस केस में क्या होगा मैग्निफिकेशन? केस 2 क्या है हमारा? इमेज इज फॉर्म्ड एट या इमेज A'(B') फ्रॉम आईपीस विल फॉर्म एट इंफिनिटी। तो बच्चों इसके थ्रू जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे कब बनेगा? जब ये ये जो इमेज है A'(B') ये फोकस के जस्ट अंदर होगा, और इमेज वर्चुअल चाहिए इसलिए अंदर होगा, इंफिनिटी पे चाहिए इसलिए फोकस के एकदम पास होगा। तो फॉर दिस द इमेज A'(B') from objective should lie just before the focus of eyepiece। तो इमेज जो A'(B') है वो फोकस के जस्ट अंदर बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फिर इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन फ्रॉम आईपीस क्या होगा इस कंडीशन में? तो इस बार आपका मैग्निफिकेशन होगा सिंपली D/F। तो D का वो पता है 25 सेंटीमीटर है, और F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो ये FE हो गया।
तो बच्चों अगर इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 7 नाम देते हैं तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 8। तो मैग्निफिकेशन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव तो अभी भी वही है जो पहले था। आईपीस से इस बार जो कंडीशन है केस 2 है उसमें मैग्निफिकेशन आ रहा है D/FE। तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन थ्रू आईपीस। तो आप देखो जरा सा पीछे याद करो मैग्निफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था L/FO और आईपीस से इस बार मैग्निफिकेशन कितना है? D/FE। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन टोटल। टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो गया? L/FO इंटू D/FE। तो बच्चों ये हो गया इक्वेशन नंबर 9। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 7 भी टोटल मैग्निफिकेशन है और इक्वेशन नंबर 9 भी आपका टोटल मैग्निफिकेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इक्वेशन नंबर 7 में जो मैग्निफिकेशन आया है वो उस कंडीशन में आया है जब ये इमेज A'(B') ऑब्जर्वर से 25 सेंटीमीटर पे बनता है तब। और ये इक्वेशन नंबर 9 में जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन तब आता है जब ये इमेज A'(B') फोकस के जस्ट अंदर हो और ये इमेज A'(A')B') ये इंफिनिटी पे बने। तो इस वाले कंडीशन में ऑब्जर्वर को इमेज देखने में तकलीफ कम होगा, बट आप देख सकते हो मैग्निफिकेशन भी तो कम मिलेगा। यहाँ पे 1 + D/FE है, वहां पर सिंपली D/FE है। तो दोनों का एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ये तो हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को अभी डिस्कस किया है। अब एक आध पॉइंट और है जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, वो ये फोकल लेंथ में जो टोटल मैग्निफिकेशन है उसमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी डिनोमिनेटर में है और आईपीस भी डिनोमिनेटर में है। मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीस जितना कम होगा मैग्निफिकेशन उतना ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इधर भी सेम कहानी है, यहाँ भी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिनोमिनेटर में है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस डिनोमिनेटर में है। तो मैग्निफिकेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो इस तरीके से ये फोकल लेंथ जितना कम होगा ये मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो ये सब बातें हैं जो आप खुद से भी देख करके ऑब्जर्व कर सकते हो। खैर ठीक है, जो लोग खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो मैंने बता दिया, अब इसे याद रखना है। तो ये तो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग रिजोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बच्चों। तो रिजोल्यूशन एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। इस पे जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और फिर जब कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है आप उसे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आपको उसको सॉल्व भी करना होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो डेफिनेशन है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स which can be just resolved when seen through the microscope। मुझे पता है डेफिनेशन पढ़ के किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 99% लोगों को रिजॉल्विंग पावर का एक्चुअल मीनिंग पता ही नहीं होता है।
हो सकता है वो इस डेफिनेशन को याद कर लें और आप अपने नोटबुक पे रिप्रेजेंट कर दो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लो और इस फॉर्मूले को याद करने के बाद आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लो, ये भी पॉसिबल है। बट एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है डिसॉल्विंग पावर का वो बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। तो चलिए क्या है कॉन्सेप्ट उसे पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों है क्या कि आप देखो दो ऑब्जेक्ट कोई भी कंसीडर करो, राउंड ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं हम लोग। ये है ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा एक हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं ये है ऑब्जेक्ट 2। दो ऑब्जेक्ट है आपके पास O1 और O2। अब अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे, मान लो ये अपना क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इधर अपना ऑब्जर्वर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑब्जर्वर है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करके देखना चाहता है, मतलब मैग्नीफाई करके देखना चाहता है। रिजॉल्व को भी छोड़ दो, इसे मैग्नीफाई करके देखना चाहता है। ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को ये इस माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्वर देखना चाहता है बड़ा करके, ठीक है बच्चों। तो जब ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेगा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, तो डेफिनेटली इन ऑब्जेक्ट्स का साइज बड़ा दिखेगा इनको, क्योंकि माइक्रोस्कोप का काम ही क्या है साइज को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, तो ये जो इमेज बना ये ऑब्जेक्ट 1 का इमेज बना और इसका नाम हम लोग देते हैं I1। सो I1 इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट 1। और फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, लेट्स से दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O2। तो इसका नाम हम लोग देते हैं I2, ठीक है बच्चों। तो दोनों ही ऑब्जेक्ट O1 का इमेज बना I1 और O2 का इमेज बना I2। दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज आपको दिख रहा है, I1 और I2 अपना दोनों इमेज है। तो अभी क्या है, आप इन दोनों इमेज को देख पा रहे हो अलग अलग, ये इमेज अलग से पूरा देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये I2 आप इसको देख पा रहे हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ये जो इमेज I1 है और ये जो इमेज I2 है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ये इमेज है I1 और ये इमेज है I2। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि कुछ रीजन जो इमेज दोनों इमेज का है वो रीजन क्या है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया है, ठीक है। क्या कर गया बच्चों, ये ओवरलैप कर गया। तो क्या आप इन दोनों इमेज को साफ साफ देख पाओगे? अगर एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज ओवरलैप कर जाए तो क्या आप उसे देख पाओगे? बिल्कुल नहीं साफ साफ देख पाओगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आप अंतर नहीं बता पाओगे कि ये पोर्शन किसका इमेज है, ये और ये पोर्शन जो है वो I1 का इमेज है या I2 का इमेज है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो ये नॉट रिजॉल्व है, ये रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर आप दोनों को अलग अलग करके देख पा रहे हो और जस्ट बॉर्डर दोनों का अगर टच कर रहा है तो ये कहलाएगा जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाएगा आपका जस्ट रिजॉल्व। तो ये किस कंडीशन में दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा और किस कंडीशन में ये दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है बच्चों इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस पे। तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग डेल्टा डी कंसीडर करते हैं, तो ये डेल्टा डी डिसाइड करेगा, इसका वैल्यू डिसाइड करेगा कि इनका जो इमेज बनेगा फाइनली वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा या नहीं करेगा।
तो इस कंडीशन में ये जस्ट रिजॉल्व है। अब अगर ये थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ा दोगे तो ये इमेज थोड़ा और दूर दूर बनेगा, तब तो और अच्छा है। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस को थोड़ा सा और कम करोगे तो फिर दिक्कत है, फिर ये रिजॉल्व नहीं हो पाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है रिजोल्यूशन का असली मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के बाद भी अलग अलग दिखा पाना ही रिजोल्यूशन कहलाता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। आइदर इट इज फॉर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स O1 और O2, इनका जो मैग्नीफाइड इमेज होगा उन दोनों को अलग अलग करके दिखाने का जो कैपेसिटी है उसे ही हम लोग रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया रिजॉल्विंग पावर है क्या। अब किस कंडीशन में हाई रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे, किस कंडीशन में लो रिजॉल्विंग पावर बोलेंगे, वो अब डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो आइए उसका मतलब समझते हैं। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत पास है और फिर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इनका इमेज अलग अलग करके दिखा पाता है, तो उसे कहेंगे कि हाई रिजॉल्विंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, क्योंकि बहुत पास पास होने के बावजूद भी इमेज को ये अलग अलग करके दिखा रहा है। और अगर अच्छा खासा डिस्टेंस होने के बावजूद भी दोनों का इमेज अलग अलग करके नहीं दिखा पाता है, दोनों का इमेज ओवरलैप कर जा रहा है, इसका मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बेकार है, खराब है, अच्छा नहीं है। तो हाई रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या हुआ कि कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बीच में होने के बाद भी दोनों इमेज को अलग अलग करके दिखा पा रहा है, तो हाई रिजॉल्विंग पावर। लो रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि अच्छा खासा डिस्टेंस होने के बाद भी अगर नहीं मैग्नीफाई करके दिखा पा रहा है तो उसे कहेंगे कि लो रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये बात। तो अब आगे इसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि जितने भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होंगे उन सभी का रिजॉल्विंग पावर प्री डिटरमाइंड होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। जब हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, उस टाइम ही उनका रिजॉल्विंग पावर डिसाइड हो जाता है। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है, बट जो मेजर पार्ट है वो डिजाइन करने के टाइम ही उसका डिसाइड हो जाता है कि इस माइक्रोस्कोप का, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर इतना होगा। ठीक है बच्चों, तो मतलब ये है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, वो प्री डिसाइडेड है कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मिनिमम डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में इतना होना चाहिए सर। अगर आप इससे कम रखोगे दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप रिजॉल्व करके नहीं देगा, इमेज ओवरलैप कर जाएगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, मिनिमम डिस्टेंस फिक्स होगा, मैक्सिमम आप जितना लेगा कोई दिक्कत नहीं। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, वो प्री डिसाइडेड है कि इतना ही है सर। अगर आप इतना रखोगे तो आपको अलग अलग रिजॉल्व करके इमेज मिलेगा, अगर आप इससे कम रखोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये डेल्टा डी क्या बच्चों, प्री डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, जो क्या है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट that can be resolved after magnification। तो ये डेल्टा डी आपका प्री डिसाइडेड है। अब पढ़ो इस डेफिनेशन को, ज्यादा समझ में आएगा। So the resolving power of a microscope is defined as the reciprocal of the distance between the two objects, which can be just resolved when seen through the microscope। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो जो मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, इसका रेसिप्रोकल ही रिजॉल्विंग पावर कहलाएगा। जब
इन दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज आप अलग अलग देख पाओ, जस्ट रिजॉल्व कर पाओ। तो रिजॉल्विंग पावर को कैसे डिफाइन किया, r इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा d। तो ये डेल्टा d जो है मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है रिजोल्यूशन के लिए, वो जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतना हाई होगा। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा रखना पड़ेगा हमें, तो रिजॉल्विंग पावर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कम बोलेंगे। डेल्टा डी ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा, डेल्टा डी कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कम डिस्टेंस होने के बावजूद अगर इसे रिजॉल्व कर पाया तो इसका मतलब कि उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है, बहुत अच्छा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। हमें बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना है कि हर डिस्टेंस कितना रखना है, इतना रखना है, कम से कम इतना रखना है, बहुत कम है डिस्टेंस, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पे पहले मेंशन करो व्हाट इज डेल्टा डी। तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन two objects that can be just resolved when seen through the microscope। ये रहा प्रोडक्टिव डेल्टा डी क्या है। ठीक बच्चों, तो ये आपका रिजोल्यूशन पावर R इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा डी तो समझ में आ गया। सर आपने एक और फॉर्मूला लिखा है R इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। बिल्कुल, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये प्री डिसाइडेड होता है किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, और ये डिसाइड तभी हो जाता है जब हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। मतलब रिजॉल्विंग पावर तभी डिसाइड हो जाता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, आइदर इट इज माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जब हम लोग उसका मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे ये रिजॉल्विंग पावर जो है वो आपका डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, वो पैरामीटर्स क्या है, वो कंडीशंस क्या है, आइए अब हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी 3 पैरामीटर्स पे ये रिजॉल्विंग पावर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये पैरामीटर्स क्या है, पहले तो फॉर्मूला को देखो ध्यान से। फॉर्मूला है R इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। 2 तो चलो ठीक है, कोई बात है। म्यू क्या है? तो बच्चों म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो चलिए समझना है। इसके लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बनाएंगे और साथ ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दें। तो बच्चों ये है हमारा ऑब्जेक्टिव और ये है हमारा आईपीस। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने में यूज करते हैं, तो इसका माइक्रोस्कोप का काम है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को इलाज करके देखना। तो ऑब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे ये पॉइंट साइज, चलो किसी और कलर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब देखो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका जो यहां से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो रेडियस है r, और ये जो एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है
ये रेडियस है, तो ये जो एंगल बनाएगा ये एंगल कहलाता है थीटा। तो बच्चों जो ऑब्जेक्ट से एंगल बनाएगा ये कहलाएगा आपका थीटा। और इन दोनों के बीच में मतलब ऑब्जेक्टिव जो है इसके और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब कोई सर ये तो एयर ही होगा और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर से यहाँ पे मेंशन करने का क्या इतना जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत है। अगर आप इस म्यू के वैल्यू को बढ़ा दो तो रिजोल्यूशन पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो एयर नेचुरली प्रेजेंट होता है उसके जगह पे आप कुछ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा हो। तो बहुत सिंपल है, आप ग्लिसरीन आप यहां पे रख सकते हो ऑयल, इन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। ग्लिसरीन है, ऑयल है, इन दो चीजों का हम लोग इन जनरल यूज करते हैं। तो मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ध्यान दोगे ये आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये वाला जो पार्ट होता है और यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? सैंपल रखते हैं अपना, और ऐसा कुछ ऐसा करके आगे ये ऊपर बना होता है इस तरीके से, और ये इसका स्टैंड लगा होता है समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे अपना हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो। अब क्या करो कि इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कुछ आप ग्लिसरीन गिरा दो, एक ड्रॉप ग्लिसरीन आप यहाँ पे गिरा दो। तो इस ऑब्जेक्ट के बीच में और इस ऑब्जेक्टिव के बीच में, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के बीच में जो मीडियम है वो क्या है? ग्लिसरीन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही ये मीडियम चेंज हुआ तो एयर से चेंज होकर के ऑयल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, इन दोनों ही केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से ज्यादा होगा। तो अगर पहले से ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगा। तो खैर हम लोग क्या लिख रहे थे म्यू के बारे में? क्या है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव। थीटा क्या है? थीटा है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो ये ऑब्जेक्टिव का रेडियस है, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो चलो ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये थीटा का भी काम हो गया। अब लैम्डा पे आओ। लैम्डा क्या है? तो बच्चों लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो इस सैंपल पे पड़ेगा। तो अगर ओपन एटमॉस्फेयर में हो तो ओपन एटमॉस्फेयर का लाइट पड़ेगा जिसमें कि सारे कलर मिक्स होंगे, तो रिजोल्यूशन मिलने में दिक्कत होगा। आपको कलरफुल इमेज देखने को मिल सकता है उस कंडीशन में, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट इसमें फॉल करेगा। तो बेटर होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट को चूज करो। और आप देखो फॉर्मूला में क्या है? रिजोल्यूशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितना कम होगा रिजोल्यूशन पावर उतना ज्यादा होगा। तो कम वेवलेंथ का कौन सा कलर ऑफ लाइट है? तो वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है। तो वायलेट इंडिगो जल्दी मिलता नहीं है, तो हम लोग जनरली ब्लू कलर ऑफ लाइट को यूज कर सकते हैं।
तो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट विल फॉल ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट आएगा उसका वेवलेंथ। तो लैम्डा के बारे में लिखते हैं हम लोग, क्या है लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे that we use on the sample, या on the object लिखो, sample बाद में बोलेंगे, that we use on the object। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लैम्डा को भी समझ लिया, लैम्डा क्या है। तो खैर सारी चीजों को समझने के बाद मेनली अब आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। रिजोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू 2 म्यू sin थीटा अपॉन लैम्डा। 2 नंबर में दिखती है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में है, थीटा एंगल बन रहा है जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में इस ऑब्जेक्टिव के रेडियस के कारण बन रहा है, और लैम्डा उस लाइट का वेवलेंथ है जो लाइट इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को भी समझ लिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग टेलीस्कोप स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।